Hello everyone. We were reading the first chapter of our book, The Selfish Giant. हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द सेल्फिश जायंट. इस चैप्टर में हमने देखा कि जायंट पहले बहुत सेल्फिश होता है, वो किसी को अपना गार्डन शेयर नहीं करने देता है. एंड देन अल्टीमेटली ही लर्न्स अ लेसन. जब उसके गार्डन में बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कोई फ्रूट्स नहीं उगते हैं, कोई बर्ड्स नहीं आती हैं, बिकॉज देर आर नो चिल्ड्रन टू प्ले अराउंड, तो वो समझ आता है कि उसने क्या गलती की है. एंड ही चेंजेस, और वो चेंज हो जाता है. और जब वो चेंज हो जाता है तो वो अपना गार्डन सबके साथ शेयर करता है. एंड ही लर्न्स द मीनिंग ऑफ शेयरिंग. एंड ही इज नो मोर अ सेल्फिश जायंट. वो सेल्फिश नहीं रहता है. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा था. आई वॉन्टेड यू टू डू दिस, ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. लेट्स सी, अगर आप लोगों ने एक्टिविटी की है, ये वाला पार्ट किया है एक्सरसाइज ए, तो लेट्स सी कि आपने ये ठीक किया है कि नहीं. आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज ये है ए. इसमें इट इज सेइंग अरेंज दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. द फर्स्ट एंड द लास्ट हैव बीन डन फॉर यू. इन सब सेंटेंसेस को वी हैव टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर. ये सब जम्बल्ड ऑर्डर में है. जो सेंटेंस पहले होना चाहिए हो सकता है वो बाद में हो. जैसे कि देखो, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है जबकि ये सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट. तो हमें इनकी नंबरिंग करेक्ट करनी है. जो ये आगे सर्कल दिया हुआ है इनके अंदर इनका लिखना है कि ये सेंटेंस के बाद जो भी सेंटेंस इसमें से आएगा उस पर हमें नंबर 2 लिखना है. ठीक है, लेट्स डू इट. एक बार हम सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कौन सा सेंटेंस का क्या मतलब है और वो सेंटेंस कहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज एंग्री टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन. वो बहुत गुस्सा हो गया था बच्चों को अपने गार्डन में खेलता हुआ देख के. ही पुट अप अ साइन एंड बिल्ट अ बिग वॉल अराउंड हिज गार्डन. उसने एक साइन लगा दिया और एक बहुत बड़ी सारी वॉल अपने गार्डन के चारों तरफ खड़ी कर दी. तो ये वो एंग्री कब हो गया था? जब वो वापस आया था उसके बाद वो गुस्सा हो गया था बच्चों को खेलता हुआ देख के. उसके बाद उसने साइन पुट अप किया था और उसके बाद चीजें बदल गई थी. थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट. स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द जायंट्स गार्डन. स्प्रिंग जायंट के गार्डन में स्प्रिंग ने विजिट ही नहीं किया. द जायंट केम बैक आफ्टर विजिटिंग द कॉर्निश ओवर. ये चीज सबसे पहले हुई थी. सबसे पहले कहानी में हमें बताया जाता है कि जायंट अपने दोस्त कॉर्निश ओवर को मिलके वापस आता है. तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है, राइट. सेकंड पॉइंट हमें देखना है जो कि ये होगा, ही वॉज एंग्री टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन. वो बच्चों को अपने गार्डन में देख के गुस्सा हो गया था. तो पहले हम ये जो सेंटेंसेस बच गए हैं इनको भी पढ़ लेते हैं. द ओनली पीपल हु लिव्ड इन द गार्डन वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. जो लोग सिर्फ गार्डन में रह गए थे वो कौन थे? स्नो एंड फ्रॉस्ट. जब कोई भी और नहीं था गार्डन में खेलने के लिए, बच्चे भी गार्डन में नहीं बचे थे खेलने के लिए, तो वहां पे क्या चीजें रह रही थी? बर्फ और फ्रॉस्ट, बर्फ के क्रिस्टल्स. द जायंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ब्रोक डाउन द वॉल. जायंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दीवार को तोड़ दिया. तो फर्स्ट सेंटेंस तो ये है कि जायंट वापस आया था. उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या होगा? सेकंड सेंटेंस विल बी दिस वन. तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2. देन थर्ड वुड बी, वो बच्चों को देख के गुस्सा हो गया था. बच्चों को देख के जब वो गुस्सा हो गया तो बच्चे भाग गए. बच्चों के भागने के बाद क्या हुआ? उसने एक अपने गार्डन के बाहर साइन बोर्ड लगा दिया. डू यू रिमेंबर विच साइन इट वॉज? अगर आपको याद नहीं है तो अपनी बुक में पीछे जाके आप देख सकते हो. द साइन वॉज ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. कि बिना परमिशन के आने वालों को सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा. तो दिस इज नंबर 3. नाउ विल मूव ऑन टू नंबर 4. थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट. तो जब उसने इतनी बहुत बड़ी सारी एक वॉल अपने गार्डन के चारों तरफ खड़ी कर दी तो उसके बाद क्या हो गया था? चीजें बदल गई थी. थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट. तो विल पुट नंबर 4 हियर. नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द जायंट्स गार्डन. और चीजें क्या बदल गई थी? यही चीजें बदल गई थी कि स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आई. दिस विल बी नंबर 5. देन द ओनली पीपल हु लिव्ड इन द गार्डन वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. जो लोग सिर्फ उसके गार्डन में रह गए थे वो कौन थे? स्नो एंड द फ्रॉस्ट. द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. तो ये दिस इज नंबर 6. देन द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक. जब स्नो एंड फ्रॉस्ट ही उसके गार्डन में रह गए थे तो क्या हुआ? द जायंट
रियलाइज हिज मिस्टेक, जायंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दीवार को तोड़ दिया. दिस विल बी नंबर 7 एंड ये तो 8 दिया ही हुआ है. सी इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 और 8, सिर्फ 1 नंबर सेंटेंस जो है ये जम्बल्ड था. अगर ये ऊपर होता तो बाकी सारे लाइन में ही थे. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये इसी तरह से आए. इसमें ये भी सब जम्बल्ड हो सकते हैं. ये तो बाय चांस ये सारे के सारे एक के बाद एक ही थे, 2 3 4 5. ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ 4 होता. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस और जम्बल्ड हो सकते हैं. तो हमें कहानी को याद रखना है, उसके हिसाब से हमें इनको अरेंज करना है. बट अगर ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो साथ में आपको एक पैसेज भी आएगा. ये बिना पैसेज के नहीं आएगा. मतलब आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज आएगी जिसमें आपको उसी पैराग्राफ के अंदर से कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो कि जम्बल्ड होंगे, ऊपर नीचे लिखे होंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा. ठीक है, ओके. अगर आपने ये लिख लिया है तो let's move ahead. If you haven't written it down yet, you can pause this video here and write these numbers down. Once you write it, you can resume your video. I am deleting these for now. Okay, after exercise A, we are here on exercise B. Exercise B, these are questions. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पीडीएफ में शेयर किए जाएंगे. वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. एक्सरसाइज बी एंड सी, बी और सी एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन और आंसर्स आपको पीडीएफ में लिख के शेयर किए जाएंगे. वो आपको अपनी कॉप नोटबुक्स में लिखने हैं. एक्सरसाइज डी, इसको हमें पढ़ना है एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास व्हेन यू कम बैक टू स्कूल. हाउ डज द नेचर ऑफ द सेल्फिश जायंट चेंज इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी. जो सेल्फिश जायंट का नेचर है वो किस तरह से इस स्टोरी के कोर्स में चेंज हो गया था. गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. स्टोरी में से आपको आंसर्स, आपको अपने जो आप स्टोरी जो आपने पढ़ी है उस स्टोरी को देखना है और उसमें से एग्जाम्पल्स देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कि जायंट का जो नेचर है वो चेंज कैसे हो गया था. ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर कैसे चेंज हो गया था. तो स्टोरी में से हमने एग्जांपल्स देखे कि उसने बच्चों को आने दिया खेलने के लिए, एक बच्चे की उसने हेल्प भी की पेड़ के ऊपर चढ़ने में. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि जायंट का नेचर बदल गया था. व्हाट इमोशंस डिड द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस थ्रू आउट द स्टोरी. बच्चों को कैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करने पड़ रहे थे पूरी स्टोरी में. बच्चों के दिल में क्या भावनाएं आ रही थी, शुरू में कैसी भावनाएं थी, फिर क्या चेंजेस आए उन भावनाओं में. ठीक है, तो वो हमें डिस्कस करने हैं. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अपने आंसर्स के लिए रीजंस भी देने हैं आपको. रीजंस का मतलब है हमें स्टोरी में वो पॉइंट्स, वो इंसिडेंट्स कोट करने हैं जिनको देख के हमें जिनको देख के हम ये बोल रहे हैं कि बच्चों की भावनाएं कैसी थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुरू में हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जो थे वो बहुत सैड थे, या बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम जाएं तो पहले बच्चे बहुत खुश थे, वो गार्डन में खेल रहे थे, दे वर वेरी हैप्पी. वो पेड़ों पे चढ़ रहे थे. ठीक है, बर्ड्स को गाता हुआ सुन रहे थे अपना खेल रोक के. तो दे वर वेरी हैप्पी इन द बिगनिंग. एंड व्हेन द जायंट कम्स, जब जायंट आ जाता है, एंड ही शाउट्स ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों पे चिल्लाता है और गुस्सा करता है, देन दे बिकम रियली सैड एंड दे एक्चुअली दे डोंट बिकम सैड, दे गेट अफ्रेड. वो डर जाते हैं. दुखी नहीं होते. दुखी तो तब होते हैं जब जायंट बहुत बड़ी सारी वॉल बना देता है गार्डन के चारों तरफ और बच्चों को अंदर आने नहीं देता है. और तब बच्चे सड़क पे खेलते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, वो अच्छे से खेल नहीं पाते हैं. देन दे बिकम रियली सैड. ठीक है, एंड आफ्टर वर्ड्स व्हेन जायंट ही देयर इज अ चेंज इन जायंट्स बिहेवियर. उसके बाद जब जायंट के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, देन ही अलाउज चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन. ही ब्रेक्स डाउन द वॉल, वो वॉल को तोड़ देता है. तब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. दे बिकम रियली हैप्पी, राइट. तो दीज आर दी इंसिडेंट्स जो हमारे आंसर को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, ये इन पॉइंट्स को हम नोट डाउन करके रख सकते हैं अपनी रफ कॉपी में, सो दैट व्हेन वी कम बैक टू स्कूल वी कैन डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन आवर क्लास. नाउ आई एम मूविंग अहेड. वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स. वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, जिंदगी जीने के कुछ स्किल्स होती हैं. तो ये लाइफ स्किल्स में हमें ये क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि इन चीज़ों को हम सीखें
और ये हमारी लाइफ में काम आए। वैल्यूज होती हैं ऐसी चीज़ें जो हमें सही या गलत करना बताती हैं कि हमें सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वैल्यूज, ओके। मोस्ट पीपल आर जेनरस एंड लाइक टू शेयर विद अदर्स। बहुत ज़्यादातर लोग बहुत जेनरस होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। एंड लाइक टू शेयर विद अदर्स, और बाकियों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू फॉर जेनरस पीपल। जेनरस लोगों के लिए क्या बातें सही हैं नीचे दिए गई चीज़ों में से, वो उन पे हमें टिक करना है। तो लेट्स सी, जेनरस पीपल केयर फॉर अदर्स। जेनरस पीपल बाकी लोगों के लिए केयर करते हैं, yes, they do care for others, so we are going to put a tick sign in front of it. Then first spend on themselves and then share the leftovers with others. तो इसमें बोल रहा है कि पहले वो खुद पे यूज करते हैं चीज़ों को या खुद पे खर्च करते हैं, फिर वो जो बच जाता है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ जनरस पीपल, तो वी विल नॉट पुट एनी साइन इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट, बोस्ट अबाउट देयर काइंडनेस। वो अपनी दयालुता के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मतलब वो सबको बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इसको इसकी मदद की। जबकि जनरस पीपल डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, उस हेल्प का गुणगान नहीं करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अंडरस्टूड? तो हम इसको भी टिक नहीं करेंगे। यूज देयर टाइम टू हेल्प अदर्स। वो अपना समय का यूज करते हैं बाकी लोगों की मदद करने के लिए। यस, दिस इज व्हाट जनरस पीपल डू। तो इसके आगे भी हम टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। देन आर रूड टू अदर्स। दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं। नो, जनरस पीपल डोंट डू दैट। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं पे हमें टिक करना है। दीज थ्री ऑप्शंस आर नॉट क्वालिटीज ऑफ जनरस पीपल, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज लिसन टू द सॉन्ग लेट्स शेयर बाय रिकी केज। रिकी केज के द्वारा एक सॉन्ग लिखा गया है, लेट्स शेयर। तो ये सॉन्ग आप पढ़ सकते हो, ये आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में एक दिया हुआ है, एक सीडी की शेप में। उसको आप यहाँ पे आपके पास उसकी फोटोग्राफ भी दी हुई है, ये आपके बुक पे बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो वो आप पढ़ सकते हैं और उसको आप YouTube पे सर्च करके सुन भी सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम लोग अपनी वर्ड पावर बढ़ाते हैं। वी लर्न न्यू वर्ड्स। इसमें हम लोग एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन सीखेंगे आज। एडजेक्टिव नाउन, जब हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ लगा देते हैं तो इट बिकम्स एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है दो वर्ड्स को या किन्हीं भी दो चीज़ों को एक के बाद एक लिखना और उन दोनों को एक साथ यूज करना। अंडरस्टूड? नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हम। अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। जो रेड कलर में वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम नोटिस कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं ध्यान से, इसलिए इनको रेड कलर से लिखा हुआ है ताकि इन पे हम ज़्यादा ध्यान दें। वैसे ही इसमें लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो इन चीज़ों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, वो ये बात है। इन दी सेंटेंसेस ब्यूटीफुल फ्लावर, लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स फंक्शन एज एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन मतलब अभी मैंने आपको बताया था जिसमें एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ यूज किए जाएं। तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड फ्लावर इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी इंसान का, वस्तु का, जगह का या चीज का नाम, ठीक है। तो ये एक चीज का नाम है, दिस इज अ थिंग, फ्लावर। तो फ्लावर एक नाउन है और नाउन के साथ में हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया है। एडजेक्टिव इज समथिंग which give more details about a noun। एक नाउन के बारे में जो और डिटेल्स देते हैं, जो उनकी विशेषताएं बताते हैं, क्वालिटीज ऑफ दोस नाउन्स, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर की वो क्या विशेषता बता रहा है, क्या उसकी क्वालिटी बता रहा है वो,
इट इज टेलिंग अस दैट फ्लावर वाज ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड फ्लावर इज अ नाउन, एंड व्हेन वी यूज बोथ ऑफ दीज टुगेदर दीज बिकम एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन, राइट। Similarly, in second sentence, all over the country there were little blossoms. पूरी कंट्री पे, पूरी कंट्री यहाँ पे उस जगह को बोल रहे हैं। कंट्री जनरली गांव को भी बोला जाता है, कंट्री हम पूरे देश को भी बोलते हैं, और गांव अगर हो तो उसको भी हम कंट्री बोल सकते हैं। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स। अब यहाँ पे ब्लॉसम इज अ नाउन। ब्लॉसम्स होते हैं जो छोटे छोटे फ्लावर्स जब खिलते हैं, खिलना शुरू करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ब्लॉसम्स। एंड लिटिल इज टेलिंग अस कि वो ब्लॉसम्स कैसे हैं, ब्लॉसम्स की वो क्वालिटी बता रहा है, लिटिल जो वर्ड है। तो लिटिल वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ब्लॉसम्स की, तो हेंस इट बिकम्स एन एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन। एडजेक्टिव और नाउन का कॉलोकेशन बन गया ये। एंड second one is little birds. Birds is also a noun. It is a name of a thing. Birds. अब birds की विशेषता बता रहा है little, birds की quality बता रहा है little. Hence it becomes adjective noun collocation. और इसी को यही हम सीख रहे हैं, adjective noun collocation. Now the words beautiful and little function as adjectives, unlike flower, blossom and birds, which are noun. अंडरस्टूड, ये मैंने आपको समझाया, वही बता रहे हैं इस लाइन में। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में वी हैव बीन गिवन अ फ्यू एडजेक्टिव्स, ये हमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, एंड ऑन इन कॉलम बी वी हैव सम नाउन्स। तो एडजेक्टिव नाउन्स को हमें जोड़ के वी हैव टू मेक एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन। Match the words given in the two columns to make adjective noun collocations and use them in sentences of your own. Now, हम लोग कॉलम A में दिए गए adjectives को कॉलम B में दिए गए nouns के साथ में जोड़ेंगे and will make adjective noun collocations. Then we can use them in our sentences. ये sentences we'll do it in our rough copies. ठीक है? We'll try to use these sentences in these words in a sentence. ठीक है? I'll give you an example of it. फर्स्ट वन इज हैवी। अब हैवी के साथ में हम लोग क्या यूज करें, ऐसा कौन सा नाउन है इसमें से जिसके लिए हम हैवी नाम का एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या सोचना होगा कि ऐसा कौन सा नाउन है इसमें से जिसकी हम विशेषता हैवी बता सकते हैं। ठीक है, तो डे के बारे में हम कभी बोलते हैं कि डे हैवी है? नो, वी डू नॉट डू दैट। नीदर डू वी डू इट फॉर केयर, heavy care, no, we don't do it. Course, heavy course, no, we don't do it. Heavy winds, no, we don't use heavy with any of these words. अगर हम B ऑप्शन देखें ट्रैफिक, तो हम बोल सकते हैं जनरली जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि बहुत हैवी ट्रैफिक है आज। ठीक है, तो हम लोग हैवी वर्ड को यूज करेंगे ट्रैफिक के साथ। हैवी इज एन एडजेक्टिव एंड ट्रैफिक इज अ नाउन, सो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से मैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू मेक इट लुक अ लिटिल गुड एंड नीट, इसको साफ सुथरा दिखेगी, इसलिए हम लाइंस खींचने के बजाय विल राइट अ नंबर हियर कि जो कॉलम बी में ये जो बी पार्ट है इट बिलोंग्स टू नंबर 1 इन कॉलम ए। कॉलम ए में नंबर 1 क्या है? हैवी। तो ये ट्रैफिक जो है वर्ड, इसको किसके साथ मैच करना है? ये 1 नंबर बता रहा है हमें कि कॉलम ए में जो 1 नंबर है हैवी, उसके साथ मैच करना है। अंडरस्टूड? तो हम लोग अब लाइन नहीं लगाएंगे, मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई थी फर्स्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे इसके आगे। अंडरस्टूड? तो अब नेक्स्ट इज आईसी। आईसी क्या होता है? आईसी डे होता है। वी हैवंट हर्ड ऑफ दिस वर्ड एवर। हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि बर्फीला दिन। नो, वी डोंट डू इट। आईसी केयर, नो। आईसी कोर्स, नो। विंड्स कैन बी आईसी। विंड्स जो होती है, हवाएं होती हैं, बहुत जब ठंडी होती हैं तब हम बोलते हैं कि दे आर आईसी। बहुत बर्फीली हवाएं चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विल राइट 2 हियर बिकॉज दिस वर्ड बिलोंग्स टू वर्ड नंबर 2 इन कॉलम ए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मेन। तो मेन जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं कोर्स के साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर 3।
देन नेक्स्ट वर्ड इज मेडिकल. मेडिकल हम यूज करते हैं केयर के साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4 केयर. नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड. जो जब दिन बहुत मुश्किल होता है या बहुत मेहनत वाला दिन होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इस दिन हमने बहुत मेहनत की, दिस वॉज अ हार्ड डे. ओके, इनमें से कुछ वर्ड्स और भी हैं जो आपके लिए नए होंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स एज वेल. आइसी विंड का मैंने आपको बता दिया था. विल टॉक अबाउट मेन कोर्स. मेन कोर्स, जब भी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर हम रेस्टोरेंट में पहले गए हैं या नहीं गए हैं, दैट डजंट मैटर, बट इफ यू हैव गॉन इन अ रेस्टोरेंट, यू कैन रिमेंबर, आप याद कीजिए, यू विल रिकलेक्ट कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हम लोग शुरुआत में जब हम खाना शुरू करते हैं तो रेस्टोरेंट वाले हमसे पूछते हैं कि आप स्टार्टर्स में क्या लेंगे, आप शुरुआत करने में खाने में क्या लेंगे, तो वो होते हैं स्टार्टर्स. स्टार्टर्स के बाद जब हम मेन खाना मंगाते हैं अपना, जैसे स्टार्टर्स में क्या हो सकता है, कोई सैलेड हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ड्राई हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन मेन कोर्स में हम क्या खाते हैं, जब हम प्रॉपर एक वेजिटेबल एंड वी ऑर्डर सम चपातीज टू ईट अलॉन्ग विद इट, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ मेन कोर्स. मेन कोर्स में ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल एंड चपातीज ही हो, सब्जी और रोटी ही हो, उसमें और भी कुछ हो सकता है, ठीक है. तो मेन कोर्स बेसिकली होता है जिससे हम अपना अच्छे से पेट भरते हैं. स्टार्टर्स होते हैं एपेटाइजर्स, जिससे कि हम भूख को बढ़ाते हैं, ठीक है, या हम सिर्फ उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए मंगाते हैं, अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उनको प्लेजर देने के लिए हम मंगाते हैं. देन मेन कोर्स हम लोग ऑर्डर करते हैं ताकि हम अपने पेट को फुलफिल कर सकें, भर सकें. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मेडिकल. मेडिकल केयर. नाउ केयर कैन बी, केयर जो हो सकती है वो कई तरीके की हो सकती है. इट कुड बी चाइल्ड केयर, बच्चे की देखभाल, ठीक है. इट कुड बी एनी अदर टाइप ऑफ केयर. लेकिन अगर हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मतलब चिकित्सक केयर की ज़रूरत है, ठीक है. एक तो ये हो सकता है कि बच्चा खेल रहा है, उसका ध्यान रखना है कि वो खेलता खेलता सड़क पे ना चला जाए, या वो खेलता हुआ उसको चोट ना लग जाए, तब उसका ध्यान रख रहे हैं हम, ठीक है. अगर किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है कि उसको तकलीफ हो रही है या उसको बुखार हो रहा है, तो अगर हम उसको बोलेंगे कि उसको केयर की ज़रूरत है, तो किस तरह की केयर की ज़रूरत होगी, उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत होगी. तो इसलिए दिस इज़ कॉल्ड मेडिकल केयर, ठीक है. तो देखो, हम केयर वर्ड के साथ में जब मेडिकल जोड़ रहे हैं तब हम पता चल रहा है कि केयर किस तरह की है. सिंपल नॉर्मल केयर है या फिर एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर है. अंडरस्टूड. नाउ हार्ड डे के बारे में मैंने आपको बताया, जब हम बहुत मेहनत की हो पूरे दिन, बहुत ज़्यादा काम हो हमारे पास करने वाला, तो हम उसको बोल सकते हैं इट वॉज अ हार्ड डे. ओके. तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो. अब हम आगे चलेंगे. ग्रामर पार्ट में nouns are used to identify or name objects, places, materials, qualities and emotions. nouns को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स का नेम बताने के लिए, प्लेस का, मटेरियल का, क्वालिटीज का या इमोशंस. इन सब के नाम हो सकते हैं ना, किसी चीज का नाम हो सकता है. जैसे एक चीज होती है जिससे हम बात करते हैं एक दूसरे से. जब कोई, आप अपने घर में बैठे हो, आपका फ्रेंड अपने घर में बैठा है, एक दूसरे से बात करने के लिए हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, उसका हमने नाम दिया. क्या नाम दिया? मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन, ठीक है. वैसे ही जगहों, जिस जगह पे हम पढ़ने जाते हैं उस जगह को हमने एक नाम दिया. क्या नाम हुआ उसका? स्कूल. जिस जगह पे हम रहते हैं पूरा दिन, उस जगह को हमने नाम दिया घर, होम, ठीक है. वैसे ही मटेरियल्स, जिस चीज़ की हमारी बुक बनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेपर, राइट. जिस चीज़ का हमारा बेड बना हुआ है या टेबल बना हुआ है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वुड. तो ये मटेरियल्स हो गए. वैसे ही क्वालिटीज़, इनके भी नाम होते हैं. तो क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि नाउ क्वालिटीज़ कैन बी, इफ समवन इज इंटेलिजेंट वी कैन से कि अब देखो, कोई बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली वर्क करता है, तो वी कैन से कि ही इज़ इंटेलिजेंट. तो हमने उस चीज़ को क्या नाम रख दिया? उस क्वालिटी का नाम रख दिया हमने बीइंग इंटेलिजेंट. अगर कोई बहुत बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत सारा काम करता है,
पूरा दिन वो मेहनत करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, तो हम उस क्वालिटी को हमने क्या नाम दे दिया? हार्ड वर्किंग। ठीक है। सिमिलरली इमोशंस, अगर कोई बहुत दुखी है तो हम उसको, अगर किसी चीज़ से वो उसको परेशानी हुई हुई है या फिर किसी चीज़ की वजह से वो बहुत दुखी है, तो उस चीज़ को भी हमें नाम देना पड़ेगा ना, हमें कैसे पता लगेगा? तो इंग्लिश में हमने उसको क्या नाम दिया? सैड, वो दुखी है। लेकिन इन सभी चीज़ों को हमें नाम देना पड़ा। अगर हम नाम नहीं देंगे तो हम कैसे बताएंगे कि वो क्या चीज़ है, राइट? एंड क्योंकि हम इन सब चीज़ों को नाम दे रहे हैं तो उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? उन सब नामों को क्या बोलेंगे? दे आर नाउन्स। किसी भी चीज़ का जब हम नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक नाउन बन जाता है, राइट? अब क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग तरह की हैं तो नाउन्स जो है उनको हमने क्लासीफाई किया इन दीज 5 डिफरेंट हेड्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये सभी के सभी नाउन्स ना इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अगर नाम जो है वो किसी इंसान का है, किसी जगह का है, किसी एनिमल का है या किसी चीज़ का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल रवि, मुंबई। ठीक है। तो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। ये एक इंसान का नाम है रवि एंड मुंबई एक जगह का नाम है। ठीक है। अगर किसी एनिमल का नाम है कैट, बिल्ली का नाम हमने कैट है तो वो भी हो सकता है। ठीक है। और फॉर उसमें एक्चुअली हम कैट नहीं यूज करेंगे अगर कैट का हमने कोई नाम रखा हुआ है। अगर कैट का नाम हमने रखा हुआ है कुछ तो हम उसको प्रॉपर नाउन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो कैट होती है वो बहुत सारी अगर कैट है, अलग अलग कैट्स हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। सारी की सारी कैट्स है ना वो। अगर किसी एक कैट का हमने नाम रखा हुआ है, जैसे हमने एक कैट का नाम टॉम रखा हुआ है, तो अगर हम उसको टॉम बुला रहे हैं, एनिमल का हमने नाम रख दिया टॉम, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कैट है तो वो कॉमन नाउन में आएगी। लेट्स सी व्हाट अ कॉमन नाउन इज। दीज आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये जनरल नाम होते हैं। जनरल नाम मतलब जैसे मेरा नाम रवि है। ठीक है। अब स्कूल में देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर अपने आप में देखोगे आप, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। तो आपका एक नाम है, किसी और स्टूडेंट का एक नाम है। अगर उन सब के नाम से हम देखेंगे, उन हर किसी का अलग अलग नाम देखेंगे तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन हम सब के सब आप लोगों को सबको मिला के क्या बोल सकते हैं इकट्ठा? स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम या चिल्ड्रन बोल रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में, जो सभी के लिए कॉमन है। आपका नाम तो सबका अलग अलग है वैसे, लेकिन अगर सबको इकट्ठा मिला के बोलना हो आप लोगों को तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग सब क्या हो? स्टूडेंट्स हो। तो सबके लिए कॉमन है, आप भी स्टूडेंट हो, जो आपका साथी है आपकी क्लास में वो भी एक स्टूडेंट है, आपके पीछे बैठता है वो भी स्टूडेंट है, जो लास्ट बेंच पे बैठता है वो भी स्टूडेंट है, लेकिन जो फर्स्ट बेंच पे बैठता है वो भी स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं आपका नाम से बोलूं कि आप अंकित हो, आप भविष्य हो, आप एक्स वाई जेड, कोई भी नाम हो सकता है, आप रवि हो, आप सुरेश हो, आप राकेश हो, कोई भी नाम हो सकता है किसी का, तो इन नाम अगर हम नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे, लेकिन अगर हम सबको मिला के स्टूडेंट्स बोल देते हैं तो वो कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है। जैसे कि स्कूल। अब स्कूल, आपके स्कूल का अगर नाम है तो वो कहाँ आएगा? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हम बोले स्कूल तो वो स्कूल आएगा कॉमन नाउन में, क्योंकि स्कूल तो कोई भी हो सकता है, राइट? वैसे ही टाइगर, अगर टाइगर का नाम कोई है तो वो इसमें आ जाएगा, और अगर सिर्फ टाइगर ही है, क्योंकि सारे के सारे टाइगर होंगे, तो वो इसमें कॉमन नाउन में आएगा। नाउन, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें कि सबको मिला के कुछ एक बोला जाता है। दीज आर द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स। किसी चीज के ग्रुप को हम कुछ बोलते हैं, जैसा बाय द वर्ड ऑफ। अब दीज आर फॉलोड बाय द वर्ड ऑफ। ये ऑफ वाले वर्ड्स को, ऑफ वाला वर्ड आता है इसके बाद, जैसे कि स्वाम ऑफ बीज। अब ये स्वाम है, बीज के झुंड को स्वाम कहते हैं, कैटल के झुंड को हर्ड कहते हैं। तो स्वाम और हर्ड, व्हाट आर दीज? दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। जब बहुत सारी बीज होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वाम ऑफ बीज। अगर बहुत सारी कैटल होंगी, कैटल होते हैं पशु, कोई भी ऐसे पशु जो हम पालते हैं तो उनको बोलते हैं कैटल। अब वो, उसके झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। ठीक है। तो स्वाम एंड हर्ड बिकम्स कलेक्टिव नाउन्स, और इनके बाद ऑफ आता है हमेशा। ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो
हम पहचान लेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। उसके अलावा और भी कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, बट अगर ऑफ लगा हुआ है तो फिर तो वो कलेक्टिव नाउन है ही। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आता है, दीज आर द वर्ड्स दैट डिनोट थिंग्स वन कैनॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उन चीजों को दिखाते हैं जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, सच, एंगर, गुस्सा। क्या हम इनमें इन दोनों में से किसी भी चीज को हम देख सकते हैं? ट्रूथ को, सच को हम देख सकते हैं? दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन टच। ठीक है, तो जो चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस, सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट, ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस मतलब आंखों से देख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीभ से हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और क्या रहेगा, और हम टच करके उसको फील नहीं कर सकते। तो अगर हम इन पांचों में से किसी चीज इन चीजों को नहीं देख सकते या इन चीजों को हम महसूस नहीं कर सकते तो उनको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ट्रुथ है और एंगर है, दीज कुड बी फीलिंग्स। फीलिंग्स जो होती हैं उनको हम अपने पांचों सेंस में से किसी भी सेंस से हम नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। दीज आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच कॉन्क्रीट थिंग्स आर मेड। ये वो नाम होते हैं उन चीजों के जिनसे कोई ना कोई चीज बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था टेबल किससे बना हुआ है, वुड से, तो वूल, स्टील, वुड, राइट, ये सब मटेरियल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। लेट्स सी, वी हैव एन एक्सरसाइज ऑन इट। अगर हम ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ लेंगे, तो अगर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो हम समझ जाएंगे ये टॉपिक। लेट्स सी, इनमें से जो जो वर्ड्स हम आते जाएंगे हम उन पे टिक करते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज जॉन। तो जॉन को हम कहाँ लिखेंगे? जॉन क्या है? एक नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर नाउन, JOHN, जॉन हो गया, ठीक है। तो हम इस पे क्या कर देते हैं, हम लोग इस पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज मैरी। मैरी को भी टिक कर देते हैं और मैरी को हम यहाँ पे लिख देते हैं MARY। नेक्स्ट वन इज काइंडनेस। अब काइंडनेस क्या चीज़ है? काइंडनेस दयालुता। दयालुता को हम अपने किसी भी सेंस से पहचान सकते हैं? वी कैन नॉट डू दैट। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं एंड वी विल राइट इट डाउन इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस। नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, टाइपिंग एरर, हैप्पीनेस, राइट। नेक्स्ट वन इज, हैप्पीनेस को भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज पाइल्स। पाइल्स, पाइल्स क्या होता है? ढेर को बोलते हैं हम पाइल्स। तो पाइल्स बेसिकली क्या हो गया? कचरे का ढेर, पाइल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसके आगे जब हम कुछ चीज यूज करेंगे, बताएंगे किस चीज का ढेर है, तो हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। पाइल ऑफ गार्बेज, पाइल ऑफ टॉयज। जनरली टॉयज के लिए हम पाइल नहीं यूज करते हैं, तो पाइल ऑफ एनीथिंग एल्स, और भी किसी चीज के लिए हम अगर पाइल यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, राइट। पाइल्स, पाइल्स इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिशनेस एंड लाफ्टर। अब सेल्फिशनेस जो होती है वो भी हम लोग अपने 5 सेंसेस में से किसी भी सेंस से हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो ये भी कहाँ आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट वन इज लाफ्टर, हंसी। हंसी भी किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन। इनको इकट्ठा ही टिक कर देंगे हम सारे के सारों को। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग क्लास में बैठे हो तो आप लोग सभी चिल्ड्रन हो, तो आप भी चिल्ड्रन हो। आपके पास बैठा है वो भी चिल्ड्रन है, तो आपके पीछे बैठे हैं वो भी चिल्ड्रन है, आपके आगे बैठे हैं वो भी चिल्ड्रन है। तो सभी के लिए हम लोग चिल्ड्रन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन वर्ड क्या हो गया? सबके लिए कॉमन हो गया ना। तो हम क्या यूज करेंगे? इसको हम लिखेंगे चिल्ड्रन, इसको हम लिखेंगे कॉमन नाउन में। नेक्स्ट वर्ड इज ओगर। ओगर मैंने आपको क्या बताया था? मैन ईटिंग जायंट्स। कोई भी मैन ईटिंग जायंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ओगर। मैन ईटिंग जायंट को हम लोग ओगर बोलते हैं, तो वो भी कॉमन नाउन हो गया। अगर बहुत सारे मैन ईटिंग जायंट्स होंगे तो सभी को हम लोग, ये एक मैन ईटिंग जायंट है उसको भी ओगर बोलेंगे, दूसरा है उसको भी ओगर बोलेंगे। तो ये ओगर वर्ड क्या हो गया? सबके लिए कॉमन हो गया ना। लेकिन ये झुंड नहीं है, तो कलेक्टिव नाउन में और कॉमन नाउन में हम लोग ये
ध्यान रखेंगे कि ये झुंड को चिल्ड्रन नहीं बोलते। अगर 2 चिल्ड्रन है तो हम उसको, ये कॉमन है बेसिकली, हर एक को भी चिल्ड्रन बोलेंगे, 2 को भी चिल्ड्रन बोलेंगे, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं चिल्ड्रन, सब बच्चों को हम, अगर एक बच्चा उसको हम चाइल्ड बोल सकते हैं, राइट। चाइल्ड मतलब सिंगुलर और चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, लेकिन ये झुंड को नहीं बोलते हैं चिल्ड्रन। जैसे कि पाइल्स होता है वो एक ढेर को बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस समझेंगे। नेक्स्ट इज फ्लॉक। अब फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक एक झुंड को बोलते हैं, वो झुंड मोस्टली शीप के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ये सारे वर्ड्स हो गए, तो हम सभी वर्ड्स को, आपको यहाँ पे अपनी बुक में टिक करने की जरूरत नहीं है इनको, आप चाहो तो टिक कर भी सकते हो, ताकि कोई भी वर्ड जो है यहाँ लिखने से छूट ना जाए। कोई वर्ड जो टिक करने से रह जाएगा वो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने अब तक लिखा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर रहा था। तो आप चाहो तो अपनी बुक पे टिक कर भी सकते हो और नहीं भी, इट इज अप टू यू। लेकिन जब हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हम साथ साथ टिक करते जाते हैं, ताकि कोई भी वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो और वो हमसे रह ना जाए लिखना, ठीक है। नाउ वी हैव कम टू कॉलम नंबर 3। इसमें फर्स्ट वर्ड इज फ्रेंड। तो फ्रेंड इज, फ्रेंड क्या है? एक, कोई अगर आपका एक फ्रेंड है जो आपके पास बैठता है वो भी आपका फ्रेंड है, जो फ्रेंड आपके पीछे बैठता है वो भी आपका फ्रेंड है। तो फ्रेंड क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। जब तक हम उस फ्रेंड का नाम नहीं बताते तब तक सारे के सारे फ्रेंड है, फ्रेंड्स है, तो वो फ्रेंड कॉमन नाउन हो गया। अगर हम किसी एक फ्रेंड का नाम बताएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में, ठीक है। फ्रेंडलीनेस। अब फ्रेंडलीनेस जो है इसको भी हम लोग सेंस नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी 5 सेंसेस से, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रेंडलीनेस लिखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर। फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होंगे? फ्लावर्स भी आएंगे कॉमन नाउन में, क्योंकि एक फ्लावर का नाम नहीं दिया ना, हम सभी अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को हम सबको फ्लावर्स ही बोलते हैं, तो वो फ्लावर्स क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन है, सभी फ्लावर को हम फ्लावर बोल सकते हैं। रोज को भी हम फ्लावर बोल सकते हैं, लिली को भी हम फ्लावर बोल सकते हैं, मैरीगोल्ड को भी फ्लावर बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक फ्लावर का नाम दिया गया हो, जैसे रोज फ्लावर, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्मी। अब आर्मी, अब जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं ना, तो जो ग्रुप को बोलते हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे? कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट वन इज ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड किसी का नाम है, और किनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड? यू रिमेंबर, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, द सेल्फिश जायंट। तो हमारा ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज दिस कॉलम। इस कॉलम को हम कर लेते हैं, फर्स्ट वर्ड इज स्टोन्स। स्टोन्स। अभी स्टोन्स जो होते हैं ना, दिस स्टोन्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि मार्बल भी स्टोन है, ग्रेनाइट भी स्टोन, तो अलग अलग तरह के स्टोन्स हो सकते हैं। तो इस स्टोन को हम कहाँ लिखेंगे? कॉमन नाउन में। लेकिन सभी स्टोन्स को हम स्टोन्स बोल सकते हैं, अब चाहे वो कितने भी अलग अलग टाइप के हों, सभी को हम स्टोन्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्लम्प। क्लम्प होता है एक गुच्छा, जैसे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को हम बहुत सारे रोज फ्लावर्स हैं या लिली के फ्लावर्स हैं, तो उन फ्लावर्स को हमने तोड़ के सबको, सबकी जो नीचे की जो टहनियाँ हैं, जो स्टेम्स हैं, उनकी छोटी छोटी स्टेम्स होती है पतली पतली, उनको सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ के नीचे से स्टेम्स को बांध दिया, तो ये 7-8 फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्लम्प। क्लम्प ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक ग्रुप का नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कलेक्टिव नाउन है, एक क्लम्प। नेक्स्ट वर्ड इज, क्लम्प के बाद है रबर। रबर क्या है? टायर रबर के बने होते हैं, ठीक है। जो हमारी इरेजर है ये भी रबर की बनी हुई है, ठीक है। तो रबर इज अ मटेरियल, जैसे कि वुड एक मटेरियल है, रबर भी एक मटेरियल है। नेक्स्ट वन इज कॉटन। तो जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं, राइट। एंड देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स, वो भी कॉटन की बनी हो सकती हैं। मोस्टली क्लोथ्स ही होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं जो कॉटन के बने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कहाँ लिखेंगे? मटेरियल में। दिस इज ऑल्सो अ मटेरियल, जिसकी हेल्प से हम एक कॉन्क्रीट चीज बनाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप।
वी ग्रुप क्या है, ये अपने आप में ग्रुप का नाम, जैसे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इसके साथ भी हमें ऑफ यूज करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, तो ये इसका तो नाम ही ग्रुप है, तो ये तो आएगा ही कलेक्टिव नाउन में, राइट। तो हम लोगों ने अपना ये वाला कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है, वी विल टेक दिस एज वेल। नेक्स्ट कॉलम इज दिस वन, इसमें फर्स्ट वर्ड इज इरफान। इरफान क्या है, नाम है किसी का, राइट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रिया, रिया इज ऑल्सो अ नेम, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज वुड, वुड से चीज़ें बनती हैं, ये एक मटेरियल है, तो इसको मटेरियल नाउन लिखेंगे। आयरन इज ऑल्सो अ मटेरियल। नेक्स्ट वर्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो अ मटेरियल, राइट। तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अभी आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारा नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक्स। आई एम मूविंग अहेड। एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी, इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स इन एक्सरसाइज ए। जो एक्सरसाइज ए में नाउन्स थे, ये सारे नाउन्स है ना, इन नाउन्स में से कुछ एक नाउन हो सकते हैं जो इसके अंदर आएंगे, तो वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। और ये जो नाउन्स हैं ये हमें स्टोरी में भी पढ़े थे हमने, तो हम स्टोरी भी याद करेंगे, उसमें से भी हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। द सेल्फिश जायंट इज अ स्टोरी बाय, सेल्फिश जायंट जो है वो एक स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इट हैज बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। इन द स्टोरी सेल्फिश जायंट रिटर्न्स फ्रॉम विजिटिंग हिज, वो अपने इस स्टोरी में सेल्फिश जायंट वापस लौटता है, रिटर्न्स मतलब वापस लौटता है, फ्रॉम विजिटिंग, विजिट करने के बाद, किसको, किसको विजिट करने गया होता है वो, अपने फ्रेंड को विजिट करने गया है ना, तो FRIEND फ्रेंड लिख देंगे यहाँ पे हम। फ्रेंड कौन सा टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन। द कॉर्निश, कॉर्निश मतलब कॉर्नवॉल का रहने वाला, इंग्लैंड में एक जगह है कॉर्नवॉल, तो वहाँ इसके लिए हमने कॉर्निश यूज, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या है, इंडियन, वैसे ही जो कॉर्नवॉल का रहने वाला था उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निश, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के रहने वाले को क्या बोलते हैं, हम ब्रिटिश, तो कॉर्निश। और क्या था वो, ओगर, कॉर्निश ओगर। नेक्स्ट इज ऑन हिज रिटर्न ही सीज अ, जब वो वापस लौटता है तो वो क्या दिखता है, बच्चों को दिखता है, लेकिन डैश ऑफ डैश, तो बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑफ किसके बाद लगता था, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, जो डिफरेंट टाइप के नाउन्स होते हैं इनमें ऑफ किस टाइप के नाउन के बाद लगता है, मुझे तो याद है कलेक्टिव नाउन के बाद लगता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में से हम कौन सा नाउन यूज करेंगे, बच्चों का क्या होएगा, ग्रुप, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, प्लेइंग इन हिज गार्डन, प्लेइंग इन हिज गार्डन। ही गेट्स एंग्री एंड थ्रोज देम आउट इनटू द स्ट्रीट्स, वो नाराज हो जाता है और उनको गली में फेंक देता है, फेंक देना मतलब निकाल देता है, निकालने को यहाँ इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थ्रोज। थ्रोज जो वर्ड है ना, ये हम फेंकने के लिए भी यूज करते हैं और निकालने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स एज दे आर फुल ऑफ, लेकिन बच्चों को स्ट्रीट्स में, गलियों में खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो किन चीज़ों से भरी हुई थी, हार्ड स्टोन्स, बहुत हार्ड पत्थरों से भरी हुई थी। स्टोन्स किस तरह का नाउन है, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, स्टोन्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन हर तरह के स्टोन को हम स्टोन बोल सकते हैं, तो इसलिए स्टोन इज अ कॉमन नाउन। द सेल्फिश जायंट इज सो अनकाइंड दैट द सीजन्स स्टॉप विजिटिंग हिज गार्डन, सेल्फिश जायंट जो है बहुत अनकाइंड था, तो सीजन्स स्टॉप, सीजन्स जो है उसके गार्डन को विजिट करना रोक देते हैं, मतलब उसको विजिट ही नहीं करते, आते नहीं, स्प्रिंग नहीं आती है उनके गार्डन में, सर्दियाँ आती रहती हैं, सर्दी आ जाती है और सर्दी ही रहती है, तो स्प्रिंग आती ही नहीं है। सो द डैश स्टॉप ब्लॉसमिंग देयर, तो क्या चीज ब्लॉसम होना बंद हो जाती है, ब्लॉसम मतलब खिल, ब्लॉसमिंग मतलब खिलना, क्या चीज खिलना बंद हो जाती है, फ्लावर्स, फ्लावर्स खिलना बंद हो जाते हैं। वन डे सम चिल्ड्रन एंटर द जायंट्स गार्डन एंड क्लाइंब अप द ट्रीज,
एक दिन कुछ बच्चे जायंट के गार्डन में घुस जाते हैं और वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं. When he hears their, जब वो सुनता है उनकी, क्या सुनता है? लाफ्टर, उनकी हंसी सुनता है. His heart is filled with, उसका दिल किस चीज से भर जाता है? हैप्पीनेस से भर जाता है. ठीक है, तो आप इस वीडियो को, यू कैन पॉज इट एंड राइट दीज वर्ड्स डाउन इन योर बुक. आई एम मूविंग अहेड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फाइंड 8 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द वर्ड ग्रिड. इसमें 8 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमको फाइंड करने हैं. ठीक है, क्या फाइंड करने हैं हमें? 8 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फाइंड करने हैं हमें. 8 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से बताए थे मैंने आपको? या तो वो फीलिंग्स हो सकती हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं. तो लेट्स लुक आउट फॉर देम. तो फर्स्ट वर्ड आई टेल यू इज सरप्राइज. दिस इज नॉट working. Let me use something else. Okay. तो फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे. टू मेक इट लुक गुड आप इसको स्केल की हेल्प से कर सकते हो. ये तो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा. ये सी, अभी मेरा सुंदर नहीं लग रहा ना देखने में, क्योंकि आई डोंट हैव एन ऑप्शन, इसलिए मैं इसको इससे मुझे करना पड़ रहा है. अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड अ स्केल एज वेल. ओके, आई फाउंड आउट कि मैं इसके रेक्टेंगल कैसे बना सकता हूँ. तो आई ऑल्सो यूज अ स्केल. आप लोग भी स्केल से करना ताकि आपकी बुक में ये नीट लगे, बहुत सुंदर लगे देखने में, सफाई से क्या हो लगे. तो फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज. ठीक है, सरप्राइज के बाद दिस इज अ फीलिंग और इमोशन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस होती है नींद आने वाली फीलिंग, या फिर जैसे बेहोशी सी हो रही हो. ठीक है, जैसे कुछ बच्चों की बुक में हो सकता है ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो ना हो, तो आप अपने बुक में ये लास्ट कॉलम बना लीजिए. राइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस. ये रहा, देखो हैप्पीनेस. देन नेक्स्ट वर्ड इज, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए. ओके, आई यूज ब्लू कलर फ्रॉम नाउ ऑन. हैप्पीनेस के बाद नेक्स्ट वन इज थर्स्ट. थर्स्ट का मतलब होता है प्यास. नेक्स्ट वर्ड इज केयर. ये रहा, देखभाल. नेक्स्ट वर्ड इज लव, प्यार. नेक्स्ट वर्ड इज एंगर, गुस्सा. नेक्स्ट वर्ड इज सैडनेस, मतलब दुखी होना. ठीक है, सो दीज आर ऑल द वर्ड्स. मैं इनको भी ब्लू कर देता हूँ so that it becomes easy for you to locate them. There you go. अभी इनको देखना थोड़ा आसान हो गया पहले से. राइट. ओके, तो आप इनको मार्क कर सकते हो, पॉज कर सकते हो जहाँ भी आपको, जब आपको लगे कि ये मुझे अपनी बुक में करना है तो आप अपनी बुक में इसको पॉज करके बुक में कर सकते हो. अगर आपने नहीं किया हुआ है, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे थे तो बुक इसको पॉज करके फिर आप कर सकते हो. पहले आप सिर्फ समझ लो, उसके बाद इसको पॉज कर दो और फिर इनको मार्क कर लो. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द वर्ड्स इन द बॉक्सेस एंड मैच देम टू फॉर्म कलेक्टिव नाउन्स.
इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनको मैच करना है एक दूसरे से कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था कि मर्डर ऑफ, तो मर्डर क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। बैग इज अ कलेक्टिव नाउन, ट्रूथ इज अ कलेक्टिव नाउन। तो इन कलेक्टिव नाउन्स के बाद ऑफ लगता है, किस चीज का ये झुंड है वो बताने के लिए ऑफ के आगे वो वर्ड लगता है जिस चीज का झुंड बताना होता है। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम इनको मैच करने के लिए क्या करेंगे, जो हम नंबर इसके आगे लिखेंगे वही नंबर हम दूसरे इसके साथ मैच करने वाले वर्ड के आगे लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड से हमें इसको मैच करना है। जैसे कि हमने इसके आगे नंबर 1 लिख दिया, तो मर्डर ऑफ होता है क्रोज। क्रोज के झुंड को क्या बोलते हैं हम, मर्डर ऑफ क्रोज। तो हमने इन दोनों के आगे नंबर 1 लगा दिया। नेक्स्ट वन इज टॉयज। ठीक है, तो टॉयज, टॉयज के झुंड को या टॉयज के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, बैग ऑफ टॉयज। कहाँ है बैग, ये रहा, तो हम इसके आगे भी नंबर 2 लगा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हीप। हीप होता है, जैसे पाइल्स होता है वैसे ही हीप होता है। अगर ढेर सैंड का है तो हम उसको हीप बोलते हैं। इसके आगे नंबर 3 लिखेंगे हम, इसको किसके साथ मैच करना है, सैंड के साथ, तो सैंड के साथ भी हम नंबर 3 लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज स्वाम। स्वाम हमने पढ़ा था पहले ऊपर एग्जाम्पल्स में। स्वाम किसके झुंड को बोलते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं, बीज के झुंड को बोलते हैं। तो विल राइट 4 इन फ्रंट ऑफ बीज एज वेल, स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट वन इज ट्रीज। ट्रीज का अगर झुंड होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, विल पुट 5 इन फ्रंट ऑफ इट। इसके ट्रीज का जो बहुत सारा ग्रुप होता है, काफी सारे ट्रीज का ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रूव ऑफ ट्रीज। तो विल पुट 5 इन फ्रंट ऑफ ग्रूव ऑफ। अभी यहाँ तक नंबर लग गए हैं। नेक्स्ट इसका नंबर हम 6 लिख देते हैं। 6 स्टार्स। स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नंबर 6 गैलेक्सी क्या लगा देंगे हम। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ 6 लिखा हुआ है ना, ये वर्ड्स एक दूसरे से मैच करने हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड इज मशरूम्स। विल पुट नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ इट। मशरूम्स, मशरूम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रूप। ट्रूप ऑफ मशरूम्स। बहुत सारी मशरूम्स अगर कहीं लगी हुई है या पड़ी हुई है तो मशरूम्स के ग्रुप को हम बोलेंगे ट्रूप ऑफ मशरूम्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ग्रुप विच इज आर्मी। आर्मी हम यूज करते हैं एंट्स के लिए, तो आर्मी ऑफ एंट्स। ठीक है, वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज ऑफ आवर्स। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस नंबर्स डाउन। अगर आप साथ साथ नहीं लिख पाए थे तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। लेट्स मूव अहेड। लिसनिंग की जो एक्सरसाइज है, विल डू दिस एक्सरसाइज इन क्लास। इट इज वेरी इजी। 5th क्लास में आपने नहीं की थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज। हम लोग ये क्लास में करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू स्पीकिंग। स्पीकिंग में इमेजिन यू आर वन ऑफ द चिल्ड्रन लॉक्ड आउट ऑफ गार्डन बाय द जायंट। आप ऐसा इमेजिन करो, थिंक अबाउट इट, सोचो अपने दिमाग में या अपने मन में कि आप उनमें से एक बच्चे हो जिनको जायंट ने अपने गार्डन के बाहर निकाल दिया है, अपने गार्डन के अंदर नहीं आने दे रहा वो। उसने अब गार्डन के आसपास तो दीवार बना दी, तो आप दीवार के उस तरफ हो। नाउ यू आर लॉक्ड आउट ऑफ गार्डन। आप गार्डन के बाहर लॉक हो गए हो, आप अंदर नहीं आ सकते हो। यू डिसाइड टू विजिट द जायंट विद योर फ्रेंड। आप डिसाइड करते हो कि आप जायंट के पास जाओगे अपने दोस्त के साथ। टू परसुएड हिम, उसको मनाने के लिए। परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। टू परसुएड हिम टू लेट ऑल ऑफ यू बैक इन, ताकि वो आप सबको अंदर आने दे। इन ग्रुप्स ऑफ 3, तीन तीन लोगों के ग्रुप में, रोल प्ले द कॉन्वर्सेशन बोथ ऑफ यू हैव विद द जायंट। तीन तीन के ग्रुप में आप एक प्ले करो, रोल्स बना के एक दूसरे को, 2 बच्चे बन जाओ और एक जायंट बन जाओ, एंड देन दोनों मिलके उस जायंट से बातचीत करो कि वो आप लोगों को अंदर आने दे। अब अंदर आने देने के लिए जो बातचीत करनी है, उसमें हम हिंदी में तो बात कर सकते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक, बट वी डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम अपने प्ली को, अपनी रिक्वेस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, दोज वर्ड्स आर गिवन हियर।
These group of words make our plea look good, make it effective. We are certain that, हमें पक्का पता है, इसका मतलब होता है हमें पक्का पता है. We are requesting you to think about. Now ये वर्ड्स हमें यूज करना है और इसके आगे अपनी बात लिखनी है. जैसे कि we are certain that, हमें पक्का पता है कि आप हमें बाहर निकाल के खुश नहीं होगे. We are certain that you must not be happy after you locked us out of the garden. ठीक है. अभी किसी को मनाना है तो हमें उसको क्या बताना पड़ेगा कि डेफिनेटली आप खुश नहीं होगे हमें बाहर निकाल के, बट देर को कोई कारण हो गया आपके बाहर निकालने के. हम लोग ध्यान उनके उसके कारण जान के हम उन कारणों का ध्यान रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी हमारा ध्यान रखेगा, वो भी हमें अंदर खेलने देगा गार्डन में. ठीक है. नेक्स्ट इज वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू थिंक अबाउट. हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बारे में सोचो. क्या किस बारे में सोचेंगे कि हम बाहर कैसे खेलेंगे, बाहर बहुत सारे पत्थर हैं. ठीक है. तो ये वाला भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं. वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू थिंक अबाउट हाउ वी विल प्ले ऑन द रोड्स फुल ऑफ स्टोन्स. दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस दैट यू कैन यूज. ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, इनकी हेल्प ले सकते हो आप. श्योरली, पक्का. श्योरली वी विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू द गार्डन. हम लोग डैमेज को पक्का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. दिस इज वन सेंटेंस दैट यू कैन यूज. दिस कैन बी फिक्स्ड बाय, ये सब ठीक हो सकता है. सो यू कैन ट्राई यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आई विल ऑल्सो गिव यू an example of the conversation that you have with the giant. मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा so that you can practice. और उसको प्रैक्टिस करने के बाद when you come back to school हम लोग इसको क्लास में स्पीकिंग के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. Now let's move on to next exercise, which is writing. Imagine that you are the giant in the story. आपको इमेजिन करना है कि आप स्टोरी में जायंट हो. राइट लेटर टू योर फ्रेंड. आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है. द कॉर्निश ओगर. आपका दोस्त कौन था? कॉर्निश ओगर वॉज योर फ्रेंड, राइट. कॉर्निश ओगर आपका दोस्त था, उसको आपको लेटर लिखना है. एंड टेल हिम अबाउट योर चेंज इन कैरेक्टर. आपको बताना है कि आपके स्वभाव में आपका जो कैरेक्टर है, व्यक्तित्व जो है आपका, आपके बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आए. एंड हाउ इट केम अबाउट. और वो कैसे आए. यू कैन डिस्कस विद योर एल्बो पार्टनर हाउ टू राइट द लेटर. आप अपने जो पड़ोस में आपके बैठा है बच्चा, या अब घर पे तो आपके पास कोई बच्चे बैठे नहीं हैं, आप अपने सिबलिंग से, मतलब अपने भाई बहन से या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप उसको क्या बात बताओगे. पहले तो आप उनको स्टोरी सुना देना, क्योंकि उन्होंने स्टोरी तो पढ़ी नहीं होगी, राइट. आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप उनको स्टोरी बताना कि वो स्टोरी में क्या हुआ था. फिर आप उनसे डिस्कस करना कि आप क्या लिख सकते हो लेटर में. ठीक है. तो लेटर लिखने का प्रोसेस क्या होता है. लेटर लिखने का प्रोसेस ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो होता है. सी, बहुत बार हमें कभी किसी चीज़ पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है कि आप अपने माई फैमिली पे ऐसे लिखो, तो हमें समझ ही नहीं आता कि अपने बहुत बार लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखूँ मैं, आगे क्या लिखूँ मैं, अब क्या लिखूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा. तो वो आपके दिमाग में कैसे आए कि क्या चीज़ें लिखनी है, उन चीज़ों का ये प्रोसेस है. ये प्रोसेस यहाँ पे जो दिया गया है ये उन्हीं चीज़ों का प्रोसेस है कि आपको, आपके दिमाग में थॉट्स कैसे आए कि आपको क्या लिखना है, कैसे पता चले आपको कैसे क्या लिखना है. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है विच इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो उन विचारों को अपने दिमाग में आने दो कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ. फिर उन चीज़ों को, जब बहुत सारे विचार अपने दिमाग में आ जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में आ जाएंगे, तो उन आइडियाज़ को हम लोग अरेंज करेंगे कि किसके बाद क्या लिखें, किससे पहले क्या लिखें. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग दिमाग में आइडियाज़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोचेंगे कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं दोस्त के दिमाग में, या फिर हमारे दिमाग में जब हम लेटर लिख रहे हैं, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं अपने, कि हमारे स्वभाव में क्या चेंजेस आए उसके बारे में. तो हम देखते हैं व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ यू नाउ. बच्चे आपके बारे में अब क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचो. ये बता सकते हैं हम उनको, अपने दोस्त को. व्हाट लेड टू द चेंज इन योर कैरेक्टर. किस वजह से आपके कैरेक्टर में चेंज आया, इस बारे में सोचो. जब हम इन दो क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी कि बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, बच्चे अब मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं. अगर आप पहले, आपको ये मानना है कि आप जायंट हो, सोचो जायंट हो आप स्टोरी में.
तो अब जब आपने सब बच्चों को अपने गार्डन में खेलने दिया तो बच्चे अब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपको भी अच्छा लगता है जब वो आपके साथ खेलते हैं। तो ये सब बातें जब आपके दिमाग में आएंगी तो इनको नोट डाउन करते रहो पॉइंट वाइज। फर्स्ट नंबर पॉइंट, चिल्ड्रन थिंक गुड ऑफ मी नाउ, दे प्ले विद मी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आई प्ले विद देम एज वेल। फोर्थ पॉइंट, वी बोथ आर हैप्पी, हम लोग दोनों खुश हैं। वॉट लेड टू द चेंज इन योर कैरेक्टर, किन वजहों से आपके कैरेक्टर में, आपके स्वभाव में बदलाव आया। वो कैसे आया था? क्योंकि जायंट के गार्डन में स्प्रिंग आ ही नहीं रही थी, ही वॉज सेल्फिश। तो और कोई बर्ड्स नहीं आ रही थी, कोई फ्रूट्स उसके गार्डन में नहीं आ रहे थे, जबकि बाकी सब गार्डन्स के अंदर बहुत सारे बहुत रसीले जूसी फ्रूट्स आ रहे थे, रिच फ्रूट्स। तो वो पॉइंट लिखेंगे हम। देयर वर नो फ्रूट्स इन माय गार्डन, देयर वर नो children in my garden, there were no birds in my garden, there was frost and snow all around, ठीक है। and hail destroyed the roof of my castle, मेरा जो किला है उसका रूफ भी डैमेज कर दिया था हेल स्टॉर्म ने, ओले जो गिरे थे राइट उसमें। तो अब इन चीज़ों को जो वर्ड में बहुत सारे लाइंस लिखनी है, उन लाइंस को लिखने के बाद हम लोग आउटलाइन बनाएंगे, क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ योर राइटिंग। हम लोग आउटलाइनिंग करेंगे। विच आइडियाज विल गो फर्स्ट, हाउ विल दे बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। कौन सा आइडिया पहले लिखना है, कौन सा आइडिया, जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी ना फर्स्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जो हमने इनको लिख लिया, फिर हम देखेंगे कौन सी बात हम इनमें से पहले लिखें, कौन सी बात हम बाद में लिखें। और जब हम ये बातें लिखेंगे तो उनके साथ साथ हम क्या देंगे, प्रूफ्स देंगे। प्रूफ का मतलब, जैसे हमने पहली बात बताई कि बच्चे अब खुश हैं, तो बच्चे अब खुश हैं तो उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि वो गार्डन में खेल रहे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ रहे हैं, ब्रांचेस के ऊपर बैठ रहे हैं, राइट, मेरे साथ भी वो खेल रहे हैं। ये सब चीजें देख के क्या पता लग रहा है कि वो खुश है, ठीक है। वैसे ही जो और बातें हैं उनके बारे में भी हम प्रूफ्स देखेंगे कि किन चीजों को देख के हमने ये चीज बताई कि बच्चे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं या वो खुश हैं। व्हाट लेड टू, तो मेरे बिहेवियर में चेंज कैसे आया, किन चीज़ों की वजह से आया, और उनके प्रूफ्स क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी इसी बुक में हमारे पास एक एग्जांपल भी है लेटर का, और इस लेटर का भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट डोंट बी मिस्टेकन, अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो दैट डजंट मीन कि आप वैसा का वैसा अपनी कॉपी में नोट कर लो उसको। इट मीन्स कि वो आपकी हेल्प के लिए है, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हो, बट आपको अपनी आप से इसको रफ कॉपी में ट्राई जरूर करना है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू ट्राई इट ऑन योर ओन यू विल नेवर लर्न इट। अगर आप खुद से इसकी कोशिश नहीं करोगे बनाने की तो आप कभी भी सीखोगे नहीं। बट सीखना इज वेरी डिफिकल्ट, सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें ये बहुत सिंपल लगता है, बहुत इजी लगता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज ड्राफ्टिंग। तो आउटलाइनिंग कर लिया हमने, ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी बात पहले लिखनी है और उनके साथ में क्या प्रूफ्स देने हैं, क्या एविडेंसेस देनी है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ्स। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, तो अब हम पहली बार अपने लेटर को लिखेंगे। पहले हमने अरेंज कर लिया, अब हम पहली बार अपना ये लेटर लिखेंगे। हेयर द फोकस शुड बी ऑन द कंटेंट एंड नॉट द फॉर्म। अब हम जो हमें बॉडी है लेटर की उस पर हम फोकस करेंगे कि हमें क्या बातें लिखनी है, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमें ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं कि नहीं। पहले हम अपनी बात जो है ना वो किस ऑर्डर में लिखनी है वो हम अच्छे से एक बार ड्राफ्ट कर लेंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट का मतलब होता है पहली बार एक रफ राइटिंग हमने कर ली, दिस इज फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम रिवाइजिंग। अब हम उस पार्ट को रिवाइज करेंगे, रिवाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट को रिवाइज करेंगे। ऐड और डिलीट आइडियाज, कुछ आइडियाज को हम उस पर डिलीट करने की, नहीं ये तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, ये ऊपर ठीक लग रहा था, या ये ऊपर वाली बात नीचे लिखनी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कुछ जगहों पे कि ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन सुनने में अच्छी नहीं लग रही, या फिर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे। देन वी विल चेक फॉर एरर्स इन स्पेलिंग्स। कई बार हम लिखते हुए स्पेलिंग्स में एरर कर देते हैं, तो हम स्पेलिंग को चेक करेंगे। पंक्चुएशन, यहाँ पे कॉमा लगना है वहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, या फुल स्टॉप लगना है वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो उनको चेक करेंगे। एंड सिमिलरली विल चेक फॉर ग्रामर एज वेल, जहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना था वो हम चेक करेंगे, पास्ट टेंस को चेक करेंगे। जो टेंसेज हमें जहाँ पे यूज करने हैं वो हमने प्रॉपरली यूज किए हैं कि नहीं, विल सी टू दैट।
देन वी विल राइट द फाइनल ड्राफ्ट। जो मिस्टेक्स हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे उन मिस्टेक्स को दूर करके हम लोग फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे अपना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लेटर। और फॉर दैट मैटर किसी भी टाइप की हम राइटिंग करते हैं, चाहे वो लेटर लिखते हैं चाहे हम ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस। इफ वी फॉलो दिस प्रोसेस हमारा राइटिंग का जो पार्ट है इट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख पाएंगे हम, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज। इसका जो एक सैम्पल लेटर है वो हम देख लेते हैं। सी दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट लेटर्स। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले लेटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वन इज, हम यहाँ लिखते हैं पहले लेटर्स, ठीक है। फिर देयर इज फॉर्मल लेटर एंड देयर इज इनफॉर्मल लेटर। So there are these two types of letters, ठीक है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल लेटर। हम लोग इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे थे जो हमने अभी लिखा। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम किनको लिखते हैं, वी राइट इनफॉर्मल लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं, टू, दीज आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है। बट फॉर नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इनफॉर्मल पार्ट ऑफ द लेटर, जो कि हम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं। ये लेटर हम अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, ये लेटर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, कॉर्निश ओगर को। तो लेट्स डू दैट। ओके, नाउ विल मूव ऑन। सैंपल लेटर यहाँ पे है हमारे पास। दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी राइट डेट। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट। फिर हम लिखते हैं अपने फ्रेंड का एड्रेस। ये उसका एड्रेस है 15/B MG रोड, बैंड्रा, मुंबई 400050। ये हमने एड्रेस लिख दिया। फिर हम अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं, डियर जैनब। उसके बाद हम, दिस इज बॉडी, ये बॉडी का पार्ट है जिसमें हम अपनी बातचीत लिखते हैं सारी, जो हमें उनको बोलनी है अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट मतलब सी यू सून, जल्दी आपसे मिलूंगा मैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। ये हम जैसे फ़ोन पे बात करते हुए बोलते हैं ना, चल ठीक है यार, फिर ओके बाय, या फिर चल अपना ध्यान रखना, ठीक है। सबको नमस्ते बोलना, ये हम शुरू में भी बोल सकते हैं या फिर हम एंड में भी बोल सकते हैं। तो दिस इज क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि हम बंद करने से पहले क्या लिखते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब बंद करते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं योर फ्रेंड गीत, तुम्हारा दोस्त गीत, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। इस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे जब हम अपना जायंट वाला लेटर लिखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया अभी इससे पहले। ये वाला लेटर भी हमें अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने लिए लिख रहा हूँ, राइट इट इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में इस लेटर को लिखना है। जो इससे पहले ऊपर वाला लेटर था, जो सैंपल लेटर है, जायंट लिखेगा अपने फ्रेंड को, वो आपको रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है। एंड व्हेन स्कूल रीओपन्स, आपको अपने रफ कॉपी लेके आनी है और हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये पार्ट हमारा, ये लेटर आपको अपनी फिर कॉपी में लिखना है। मैं आपको ये लेटर पढ़ के बता देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन इन दिस लेटर। अ लॉट हैज चेंज्ड सिंस वी लास्ट मेट। बहुत कुछ बदल चुका है हम पिछली बार मिले थे उसके बाद से। आई हैव रीअरेंज्ड माई रूम। मैंने अपने रूम को रीअरेंज कर लिया है। एंड इट नो लॉन्गर लुक्स अनटाइडी एंड क्लटर्ड। अब ये वैसा गंदा नहीं दिखता है। अनटाइडी मतलब जो कि साफ सुथरा ना दिखे, एंड क्लटर्ड, क्लटर्ड मतलब जिसमें सब चीजें एक के ऊपर एक पड़ी हो, अव्यवस्थित लग रहा हो, जिसमें बहुत सारा ऐसा लग रहा हो कि कॉपी किताबों का
कपड़ों का, शूज का, हर चीज़ों का ढेर लगा हुआ इधर उधर, सही से नहीं रखी हुई, तो उसको हम बोलते हैं क्लटर्ड। ठीक है, लाइक इट यूज टू। वो कह रहा है कि जैसा पहले अनटाइडी और क्लटर्ड था, अब वैसा नहीं दिखता। इट नो लॉन्गर लुक्स, अब ये वैसा नहीं दिखता जैसा कि लाइक इट यूज टू, जैसा कि ये दिखता था, जैसा कि ये पहले था। आई हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज माई बुक्स ऑन अ न्यू बुक शेल्फ। मैंने अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है। ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिया है एक नई बुक शेल्फ पे। एंड हैव अ स्मॉल कबर्ड वेयर आई कैन स्टोर माई बैग एंड टॉयज। और एक स्मॉल कबर्ड भी है मेरा, एक अलमारी है जिसमें मैं अपना बैग और टॉयज रखता हूँ या रखती हूँ। अच्छा, गीत है तो इट कुड बी अ गर्ल और अ बॉय, तो हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। माई रूम नाउ लुक स्पेशियस एंड नीट। मेरा रूम जो है अब बहुत, इसमें काफ़ी जगह लगती है। पहले लगता था कि यहाँ जगह ही नहीं रूम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रास्ते में ही फैली पड़ी रहती थी। एंड नीट, माई रूम लुक्स स्पेशियस। अभी लगता है कि इसमें बहुत जगह भी है और ये काफ़ी नीट, काफ़ी साफ सुथरा लगता है। डू स्पेंड सम टाइम विद मी व्हेन यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम। मेरे साथ कुछ समय बिताना जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप मिलने आओ। तो हो सकता है कि ये जो गीत है ये जैनब को लेटर लिख रहा है। तो जैनब जो है वो अपने ग्रैंडफादर के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जब मिलने आती है तब गीत से मिलती है। तो गीत, इनके ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, तो गीत वहाँ रहता होगा या रहती होगी। ठीक है, तो जैनब जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आती है तब वो गीत से मिलती है। तो इसलिए गीत बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ समय बिताना जब आप नेक्स्ट टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आओगे। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आई एम श्योर तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा? उसका रूम जो अब काफ़ी व्यवस्थित है और साफ सुथरा है। ओके, अब अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, दैट इज माई वर्ड बैंक। माई वर्ड बैंक में वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। सिनोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्मॉल के लिए ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया गया है स्टोरी में जो जिसका मतलब स्मॉल हो। तो ऐसा वर्ड जो है वो है लिटिल, LITTLE। आपने देखा था ना, लिटिल वर्ड कई बार यूज हुआ है स्टोरी में। लिटिल ब्लॉसम्स, लिटिल चाइल्ड, ठीक है, लिटिल बर्ड। तो ऐसा करके लिटिल जो है वर्ड कई बार यूज हुआ है और वो स्मॉल का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पी। हैप्पी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है ग्लैड। नेक्स्ट वर्ड इज कवर्ड। कवर्ड के लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज रैप्ड। रैप्ड मतलब ढका हुआ होना। ये रिमेंबर, रैप्ड वर्ड कहाँ यूज हुआ था? रैप्ड वर्ड यूज हुआ था जब हेल या फ्रॉस्ट में से कोई आया था, तो वो क्या चीज रैप करके आया था? अपने चारों तरफ कोट रैप करके आया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। या फिर हम वो भी याद कर सकते हैं कि उसने पूरी के पूरे गार्डन को ढक लिया था वाइट कलर की चादर से, है ना, रैप कर लिया था। तो ठीक है, आप अपनी स्टोरी में बैक वापस पीछे जाके भी देख सकते हो कि रैप वर्ड कहाँ पे यूज हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज वीक। वीक के लिए जो वर्ड यूज हुआ था दैट इज फीबल। नेक्स्ट वन इज मीन। मीन के लिए वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश मतलब ये जो खुद ही के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो माई वर्ड बैंक भी हो गया। मेक सेंटेंसेस विद एनी टू ऑफ द सिनोनिम्स। तो इन सिनोनिम्स में से किसी भी दो सिनोनिम्स से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई एम गिविंग दिस एक्टिविटी टू यू। आप ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये जो इनमें से जो दो सेंटेंसेस बनाने हैं वो सेंटेंसेस आप अपने बुक में लिख सकते हो। यहाँ पे तो मैं आई ट्राई कि आई शेयर 2 सैम्पल sentences with you, right? तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो एंड यू कैन राइट दीज वर्ड्स डाउन, राइट? थैंक यू।